हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर्यन एजुकेशन एकेडमी। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 तारीख को ही हमें अपडेट मिल गई थी हमारे अपने एग्ज़ाम के लिए कि 31 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको। हमारी स्टडी तो चल ही रही थी, बहुत सारे सफिशिएंट वीडियोस बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखे होंगे और हमसे जुड़े हुए हैं। तो आई होप आप 70% तैयार होंगे पूरी तरीके से, और अब आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग नहीं भी तैयार हैं तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2.5 से 3 महीने का समय है, जिसमें कि आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और सारे वीडियोस को देख लीजिए, प्लेलिस्ट को देख लीजिए, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ आपका वीक है तो भी आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, 110 मार्क्स तक ला सकते हैं मैथ को किनारे करके। पेडागोजी पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हम जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम कई सारे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ 72, 73, तो ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। 80 से हमें करना है। पिछले वीडियो में आप देखिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। 81 क्वेश्चन से आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए, 4 ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर। आपको चारों ऑप्शंस में एक बेस्ट ऑप्शन पर जाना है। चारों ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन हो सकता है लगे कि सही होंगे, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन में जाना है। हमेशा ध्यान रखेंगे आप बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम सारी सुविधाएं, सब कुछ बच्चों के लिए है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप करेंगे तो आप 100% सही आंसर पर जाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी पेडागोजी से और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। सो स्टार्ट नाउ। आपने क्वेश्चन देखा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए और विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। क्या होगा बताइए। देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। देखिए, किफ़ायती होना किसी तरीके से बाल केंद्रित आंसर नहीं है, और किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए, ये भी बाल केंद्रित आंसर नहीं है। कि मतलब बच्चों को किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी कीमत पर नहीं देना है दोस्तों। बच्चों को आपको सिखाना है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ग्रेड दे करके आगे नहीं बढ़ाना है। बच्चों ने क्या सीखा इसका भी ध्यान रखना है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। इनमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन, की बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा। देखिए, बाह्य परीक्षक भी सक्षम हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा अपने स्टूडेंट्स को टीचर्स जो हैं काफ़ी अच्छे से समझते हैं, उनकी क्षमताओं को समझते हैं, किस चीज़ में कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है, क्या कैसे कर सकता है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत की बात पूछ रही है कि किस सिद्धांत पर, तो ये हो जाएगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को देखिए, शिक्षार्थी स्टूडेंट के अंदर भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं, और जब भिन्न भिन्न एक डिफरेंस दिखता है बच्चों में कि कोई बच्चा किसी चीज़ में आगे है, कोई बच्चा किसी चीज़ में, जब डिफरेंसेस दिखते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ दिखती है, क्वालिटी दिखती है बच्चों में, तो पूछ रहा है कि अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम के एक समान गति पर बल देना चाहिए, या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पर जाइए और सोचिए कि बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा। देखिए, शिक्षक की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अब एक समान गति पर अगर आप बल देंगे तो सभी बच्चों के लिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ जो बच्चे वीक हैं, उन्हें आपको दूसरे तरीके से समझाना होगा, शायद कई बार समझाना होगा, कुछ इंटरेस्टिंग वे में समझाना होगा। जो बच्चे मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनको आपको उस तरीके से समझाना होगा। तो
एक ही तरीके से एक समान गति पर बल देना, एक समान गति पर बल देना, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना बिल्कुल बेस्ट लग रहा है। विविध अनुभवों को उपलब्ध कराइए आप सीखने के। बच्चे जिस तरीके से भी सीख सकते हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए, उस तरीके से सिखाने का हर संभव प्रयास कीजिए। ठीक है, एक टीचर को यही सिखाया जाता है हर एक ट्रेनिंग के दौरान कि किस बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में कैसे सिखाया जा सकता है और उसकी सुविधा के अनुसार कैसे सिखा सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। ठीक, कठोर अनुशासन, जी बिल्कुल नहीं, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करने से बच्चे नहीं सीखेंगे। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना भी सिखाने के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बात क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कुछ बच्चे दिखा रहे हैं कि उनके अंदर अलग अलग तरीके के स्किल्स हैं, उसके लिए आपको विविध अनुभव, कई तरीके के अनुभव को उपलब्ध कराना होगा कि बच्चों को कैसे बच्चे ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, जिस बच्चे को जो आप दे सकते हैं, जो तरीका दिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के स्किल्स अलग अलग है, डिफरेंस है, तो आपको गतिविधियां भी डिफरेंस तरीके के कराने होंगे। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है। दोस्तों, किसी भी चीज़ में लड़कियों को वरीयता देना या लड़कों को वरीयता देना, इस तरीके की बात की जाए तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ओके, वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। योर आंसर दैट विल बी ए ऑप्शन। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस चीज़ से बनता ही है। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से एक क्वेश्चन बनना ही है। किसी भी मेल फीमेल में, किसी भी बॉयज़ या गर्ल में डिफरेंस दिखाया जाए कि नहीं, किसी एक चीज़ को बढ़ावा दिया जाए किसी भी बच्चे को, तो वो लिंग से संबंधित होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह राइट आंसर होता है। ठीक है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बिल्कुल ऐसा आप नहीं कहेंगे कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, आपने ये पढ़ा होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये पहले ही गलत हो गया। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद से यदि नहीं किया, गलत लिखा हुआ है, ये याद नहीं किया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रटन प्रणाली पर हमें जोर नहीं देना है। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। प्राइवेट ट्यूशन की भी बात को अमान्य किया जाता है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं, शिक्षकों को इतनी अच्छी शिक्षा देनी है। शिक्षक अपने चीज़ों को, अपने ज्ञान को इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाएं कि ट्यूशन्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो व्यवस्था फेल हुई है। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। व्यवस्था फेल हुई है। ओके, व्यवस्था फेल हुई है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जिसमें हम कई तरीके से आंसर बता सके, मतलब ये नहीं बंधे बंधाए उत्तर ना हो। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बंधे बंधाए उत्तर ना हो, तो वो कई आंसर दे सकते हैं, मतलब सृजनात्मक रचनात्मक आंसर वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो होता है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या होगी? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। केवल प्रस्तावित, दोस्तों देखिए, केवल प्रस्तावित, केवल जहाँ भी आ जाए इसको तुरंत आप क्रॉस कर देंगे। केवल वाली चीज़ें तो होती ही नहीं है सही। ठीक है, अगला दो ही ऑप्शन है इसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल की बात तो होती ही नहीं है, और समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। आपका यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन स्किप कर दिए हैं, गलती से बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन ही अपने आप में एक सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में प्रगति कैसे हो सकती है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो शिक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा में बढ़ावा मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी होना। फिलहाल आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिएगा आप लोग। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। देखिए, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं प्रगतिशील परीक्षा का द्योतक नहीं है, और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है,
आपको ऐसा नॉलेज देना है जो कि बच्चा लाइफ टाइम यूज़ करे, उससे बच्चा सीखे, मैच्योरिटी आए बच्चे में, ठीक है। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। बहुत ही कठोर अनुशासन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगाता है, बल्कि बच्चे ऊब जाते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही कठोर अनुशासन बच्चों के लिए उचित नहीं है। समय सारणी और व्यवस्था जो बैठने की है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी दैट मीन्स बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कोहलबर्ग की बात आ जाए तो आप जानते हैं कि नैतिक मूल्य का विकास ये कोहलबर्ग का है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक मूल्य की बात है, ये आप जानेंगे। नैतिक मूल्य की जब भी बात होगी तो वो कोहलबर्ग ने कहा है। अब पूछ रहा है कि विकास कर सकता है शिक्षक बच्चों में, किस नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कठोर निर्देश ये नहीं होगा, मैंने अभी बताया आपको। इसी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करते हुए आप समझ जाएंगे, बहुत ही ईजिली वे में आप समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर एक बच्चे को कैसे आपको रखना है, ये प्रैक्टिस करते करते बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान जाएंगे। इसलिए हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में आप जरूर भाग लें और प्रैक्टिस सेट रोज किया करें। कठोर निर्देशन बिल्कुल नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको बनाए रखनी है तो नहीं होगा ये। धार्मिक शिक्षा को महत्व, व्यवहार के स्पष्ट नियम और नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए क्वेश्चन में है नैतिक मूल्य और आपके आंसर में डी ऑप्शन में है नैतिक मुद्दों पर, बट नैतिक मुद्दों को लेकर के ये जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो चर्चा परिचर्चा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ दिया है चर्चाओं में उन्हें शामिल करना, उन्हें चर्चाओं में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में जाता है। नैतिक मुद्दों की चर्चाओं में आप उन्हें इंक्लूड करते हैं तो वो समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि नैतिक चर्चा, नैतिकता है क्या, ठीक है। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। जी नहीं, नियंत्रण में रखने के लिए अंतःक्रिया नहीं होती है, बल्कि कुछ सीखने के लिए होती है। और समवयस्कों से, अगर समवयस्कों से मतलब अपने बराबर के लोगों से कुछ सीखने का मतलब होता है यहाँ पे ज़रूर ही सोशियलिटी की बात होगी, सामाजिकता बढ़ाने की बात होगी। तो देख लेते हैं आगे क्या है। एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, जी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा, बिल्कुल भी नहीं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने की बात बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होती है, बल्कि बच्चों को सिखाने की बात होती है, तो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। देखिए बिल्कुल आप डी ऑप्शन पर जाएंगे दोस्तों। आप नियंत्रित करना नहीं है बच्चों को, उत्तर सीखने के लिए सिर्फ नहीं बैठे हैं बच्चे। एक दूसरे के प्रश्नों को सुन करके उस उत्तर को, उस आंसर को सीखने का मतलब हुआ उस आंसर को रट लेना, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करना, ये भी नहीं होगा। स्किल्स, यहाँ देख रहे हैं आप, स्किल्स की बात हो रही है, सोशलिटी की बात हो रही है, सामाजिक और कौशल, मतलब कि सोशलाइजेशन और स्किल सिखाने की बात हो रही है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। ये एक तरीके से मेच्योरिटी को डेवलप करता है, सिखाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। देखिए समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का प्राकलन का निर्माण, प्राकलन का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। किसी भी चीज़ को दोस्तों पूछा है यहाँ पे पहला चरण। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला चरण। तो पहला चरण किसी भी चीज़ का भी हो, उसके बारे में पहले अगर आप अवेयर ही नहीं हैं तो आगे और क्या करेंगे। किसी भी चीज़ का निर्माण क्या करेंगे बिना जाने, बिना जागरूक हुए, क्या परीक्षण करेंगे, क्या जागरूकता और क्या एकत्र करेंगे। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। पहले तो आपको प्रॉब्लम के प्रति अवेयर तो होना होगा। जब आप अवेयर होंगे तभी जानेंगे, तब आप एकत्र करेंगे, तब निर्माण करेंगे, तब परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो पहले आप अवेयर होंगे, एंड सेकेंड हो जाएगा एकत्र करना, एंड थर्ड हो जाएगा निर्माण करेंगे, एंड फोर्थ हो जाएगा फिर उसका परीक्षण करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका पहला चरण होगा कि उस प्रॉब्लम के प्रति अवेयर होंगे, हम जागरूक होंगे। ओके, योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन।
एंड नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। आप जैसा कि जानते हैं, पढ़े भी होंगे, और अगर आप हमारा डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते होंगे दोस्तों, मैंने कई वीडियो बनाए हैं पालन पोषण, हेरिडिटी पर, इन्वायरमेंट पर। तो आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों चीज़ को आप जहाँ पे एक साथ कंबाइन करेंगे, और अंतःक्रिया एक बेस्ट ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। तो आनुवंशिकता और वातावरण को एक साथ कंबाइंड जहाँ करता है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। मानव व्यक्तित्व का परिणाम यही है। क्या है मानव व्यक्तित्व का परिणाम? आनुवंशिकता के थ्रू कुछ चीज़ें होती हैं, और कुछ इन्वायरमेंट के थ्रू होती है। कुछ हेरिडिटी से मिलती हैं, और कुछ हम इन्वायरमेंट से अपने अंदर लाते हैं, सीखते हैं, ठीक है। और इन दोनों के साथ जो अंतःक्रिया होती है, वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है, मतलब वातावरण में हम रह करके जो सीखते हैं, जो करते हैं एक्टिविटी के थ्रू, वो, और हमारे आनुवंशिकता, हमारे अंदर जो बाप दादा से हमें मिली हुई है, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिली हुई है, वो, ये मानव व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, निखारता है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? मनुष्य के हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से मिलके। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 90 से लेके 100 तक हम कल लेकर के आएंगे आपके लिए। रोज़ हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, और 100% आई एम श्योर कि वो आगे भी आएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, और इसी तरह आप प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, बने रहेंगे, तो आप 110 से एबव मार्क्स ले करके आएंगे। अगर आप मैथ में वीक हैं तो डोंट वरी, मैथ की पेडागोजी हम कराएंगे, और बाकी चीज़ों को आप किनारे रख दीजिए। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए ये पेडागोजी और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, RN एजुकेशनल अकेडमी को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियोज़ डेली मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।